Hello everybody, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, ये आपका क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकेंड जो कि आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, पीपल एज रिसोर्स है। तो बेटा इसमें हम लोग ने इस चैप्टर को कई टॉपिक्स में डिवाइड किया था, जिसका डिस्कशन ये लमसम करीब हो चुका है। फिर भी लास्ट जो कंक्लूडिंग टॉपिक है उसका डिस्कशन आज होना है। फिर भी आपको पूरे चैप्टर को मेमोराइज करने के लिए सरसरी निगाह से अ वर्ड व्यू आइज थ्रू इसको देखेंगे और पूरे चैप्टर को लास्ट में कंक्लूडिंग करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बेटा जो ये पीपल एज रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स को कैसे हम लोग अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए, इसको यूज में लाने के लिए कैसा क्या करते हैं जिससे कि ये कैपिटल के फॉर्म में चेंज होता है, यानी अच्छा बेस्ट रिजल्ट देता है, पहले की तुलना में अच्छा परफॉर्मिंग करने लगता है। तो हम लोग पाए कि जब किसी पीपल में जो कि रिसोर्स माना गया है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कई फॉर्म में, जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग या मेडिकल केयर पर, तो यही जो रिसोर्स था पीपल अच्छा प्रोडक्टिविटी यील्डिंग करने लगता है। तो जब अच्छा एक एसेट बनता है ये पीपल, तो इसके कई फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये अच्छा रिटर्न जो है अर्निंग करने लगता है और इसके जो भी इम्पैक्ट पड़ते हैं सोसाइटी में वो भी अच्छा ही रिजल्ट लाते हैं। जो पीपल एज रिसोर्स अगर डेवलप्ड हो जाता है तो अच्छा अर्निंग करने लगता है, गुड एडवांटेज सोसाइटी में मिलने लगते हैं, और अन्य रिसोर्सेज की तुलना में जो और भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड और कैपिटल हो गया, इसकी तुलना में यह कहीं बहुत ज़्यादा सुपीरियर फैक्टर है। तो ये सब हम लोग देखे थे। तो एक जो पीपल हम लोग रिसोर्स मानते हैं यानी पॉपुलेशन है, वह या तो एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या तो लाइबिलिटी ही बना रह सकता है। इसको भी हम लोग देखे थे। और इस चैप्टर को जो पीपल एज रिसोर्स है कितने टॉपिक्स में हम लोग सब कैटेगराइज किए थे, जैसे कि स्टोरी, आकलन विलास की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कैसे क्वालिटी आती है पॉपुलेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम लोग कल पढ़े थे। इसके बाद कंक्लूडिंग स्टोरी आज करना है। तो हम लोग देखे थे कि कैसे कोई भी या किसी भी इकोनॉमी की कोई भी पॉपुलेशन या पीपल रिसोर्स में तभी बनता है जब उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और जब इन्वेस्टेड हो जाते हैं, यानी पीपल में जब भी इन्वेस्टेड किया जाता है यानी इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कई प्रोफेशन में वो स्किलफुल बनते हैं, जैसे कि डॉक्टर के प्रोफेशन में, टीचर के प्रोफेशन में, इंजीनियर के प्रोफेशन में, टेलर के रूप में और अन्य फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो स्टोरी ऑफ साकाल विलास के थ्रू आप लोग देखा कि साकाल में जब इन्वेस्टमेंट किया गया उसकी यील्डिंग कैपेसिटी कितनी इंक्रीज़ हुई, और विलास अगर वैसे ही लायबिलिटी बना रहा, वो भी तो अर्निंग कर रहा था लेकिन उसकी यील्डिंग कैपेसिटी साकाल की तुलना में बहुत ही मिनिमम है थी। तो इसका जो भी इम्पैक्ट नेशनल इनकम पर भी हम लोग देखे थे कि साकाल जब एजुकेटेड हो जाता है, उसके माता पिताजी जब हेल्थ केयर पर उसको फोकस करते हैं और अच्छा एक सेक्टर में उसे एक स्किलफुल पीपल के रूप में उसको डिप्लोमा कराते हैं, तो वही साकाल अपने माता पिताजी की तुलना में अच्छा अर्निंग करने लगता है, और इसका इम्पैक्ट उसके परिवार पर, सोसाइटी पर, पूरे नेशन पर जाता है। तो ये भी देखे थे कि जो भी एफिशिएंट रिसोर्स है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, तभी वो भविष्य में, फ्यूचर में जो भी एनुअल रिटर्न देंगे वो बेटर देंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको पालमपुर के चैप्टर में भी डिस्कशन हुआ था कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ में क्या प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स एंड सर्विस जैसे होते हैं। तो ये सभी जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी में जो भी सब कैटेगराइज सेक्टर होंगे उनको भी अच्छी से बखूबी आपके साथ डिस्कशन हुआ था। तो
अब उसको रिपीटिंग बार बार नहीं करना है। फिर भी मैं बता दूं, प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, सेकेंडरी आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, टर्सरी आपकी सभी ऑल सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड सेक्टर होते हैं। तो इन सब में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है, और गुड्स एंड सर्विस तभी वो लोग प्रोड्यूस करते हैं तीनों सेक्टर में जब उनको उसके बदले इनकम मिलता है। तो ये सब हो चुका था बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैं आपको ऑलरेडी भी बता दिया कि जो भी प्राइस मैकेनिज़्म बाज़ार में, जो भी प्राइस मैकेनिज़्म यानी कीमत तंत्र होता है, उसके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस फिक्स की जाती है उसको मार्केट एक्टिविटीज़ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और जो प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू उसको किसी भी गुड्स एंड सर्विस को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, यानी अपने स्वयं के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती है। तो इसमें लेबर डिवीज़न भी किए थे, मैंने वुमेन का देखे थे कि पुराने परंपरा के अनुसार जैसे घर में महिलाएं वुमेन काम करती हैं तो उनको कोई भी वैल्यू, उसकी कोई भी प्राइस नहीं दी जाती है, तो वह नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाता है। अगर वहीं देखें उसी घर में अगर मेन फील्ड में काम करते हैं, फार्मिंग सेक्टर अपने ही लैंड पर काम करते हैं, तो उनको सरप्लस जो भी ग्रेन प्रोड्यूस होता है, यील्ड होता है, वो मार्केट में जब ले जाते हैं तो उनको मार्केट के प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू, वैल्यू के थ्रू जो भी कीमत फिक्स होती है वो उसकी वैल्यू दी जाती है। तो वो जो अर्निंग करते हैं वो उनकी आय होती है, उनकी आय बनती है, जबकि हाउसवाइफ की कोई आय नहीं होती है, घर में कोई भी उनको उनके कार्य के बदले पैसे नहीं देता है। तो ये सब हो चुका था बेटा। जैसे कई एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, खुद स्वयं से ही एज्यूम कर सकते हो माइंड में कि इस तरह के कितने कितने एग्जाम्पल आपके अगल बगल घर में, पास पड़ोस में या इकोनॉमी में हो रहे हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस? क्या आपको इस स्टोरी के साकालो विलास के थ्रू आपको देखने कुछ मिलता है कि क्या डिफरेंस है? अगर कोई भी एक पीपल यानी एक ही इकोनॉमी में दो व्यक्ति एग्जाम्पल जैसे साकालो विलास का ले लीजिए, अगर किसी को एजुकेटेड करते हैं तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो अनएजुकेटेड होता है उसकी तुलना में कितनी अधिक होती है। तो इसके जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसके जो भी फैक्टर होते हैं वह एजुकेशन और हेल्थ केयर और स्किलफुल बनने के लिए ट्रेनिंग पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका एक मिराकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये सब हो चुका था, और हम लोग यहाँ देखे थे कि यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही फार्मिंग की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का, ये भी हम लोग अच्छी तरह से पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो भी होता है वो एजुकेशन के थ्रू इमर्ज होके बाहर आता है। तो ये सब भी हो गया था, उसमें हम देखे थे कि एजुकेशन के थ्रू कैसे क्वालिटी आती है, और जब एजुकेटेड हो जाता है वही पर्सन तो पहले की तुलना में उसके काम करने का ढंग, जो भी तौर तरीके होते हैं वो सब कुछ बदल जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो एजुकेशन का पॉपुलेशन पर पड़ता है वो गवर्नमेंट और इंक्रीज़ करने के लिए योजना पर योजना स्कीम के थ्रू लाती है, जिससे जो भी लिटरेसी रेट है इकोनॉमी का वह ग्रोथ हो। और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट गर्ल्स पर फोकस करती है, क्योंकि उनकी कंडीशन मेन की तुलना में जो कम है वो और अधिक इम्प्रूव किया जा सके, जिससे वो भी बॉयज़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्क करें और नेशनल इनकम में वो भी कंट्रीब्यूट करें। स्टेबलाइजेशन ऑफ स्कूल भी बहुत हुआ, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, जिससे कि शिक्षा का स्तर लेवल, जो एजुकेशन लेवल वो इंक्रीज़ हो, गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो स्किल्डफुल हों, किसी भी सेक्टर में अपना 100% लेवल दे सकें और अपने देश की प्रोडक्टिविटी, यील्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो। तो ये स्किल्डफुल बनाने के लिए कई ऑक्यूपेशन और वोकेशनल स्ट्रीम से लाए गए हैं, जिससे उनके नॉलेज और स्किल को और भी ग्रो किया जाए और एक अच्छा नागरिक बने, और जिससे वो भी एक एसेट और कैपिटल के फॉर्म में चेंज हो, लायबिलिटी बने न रहें। तो इससे हम लोग देखें कि गवर्नमेंट ने पहले की तुलना में कितना एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तुलना में 11th वाला 5 ईयर प्लान में कितना एजुकेशन पर इंक्रीजमेंट हुआ है, और कितना शिक्षा का स्तर गवर्नमेंट अपने स्कीम के थ्रू बढ़ाना चाहती है। फिर भी जो भी डिफ्रेंशिएशन मेन एंड वीमेन में सोसाइटी में एक्सपेंशन है उसको गवर्नमेंट रिमूव करना चाहती है, और शिक्षा का स्तर जो सभी के लिए समान हो और कोई भी एक दूसरे से
किसी स्तर में पीछा न रह जाए, इसलिए गवर्नमेंट इस डिफरेंशिएशन को इरेज करना चाहती है और हर लेवल से बॉयज़ एंड गर्ल की खाई को, गैप को पाटना चाहती है। तो देखिए 1951 से 2015 में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना एजुकेशन पर जो परसेंटेज था जीडीपी का वो कितना इंक्रीज़ हुआ। फिर भी शिक्षा का स्तर अभी भी उसमें कुछ खामियां हैं जिसको, और कुछ चैलेंजेज है जिसको गवर्नमेंट वो भी इम्प्रूवमेंट करती है। तो लिटरेसी रेट भी बहुत इंक्रीज़ हुआ, फिर भी जो भी इसमें चैलेंजेज है उसको भी देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल भी इंक्रीज़ हुआ पहले की तुलना में। फिर भी यहाँ पर जो चैलेंजेज है, जैसे बहुत ज़्यादा स्कूल का बढ़ना लेकिन शिक्षा का स्तर उतना अच्छा न लाना, जिससे कि अपने पॉपुलेशन की क्वालिटी जितना इंक्रीज़ होना चाहिए, जितना वो अच्छे क्वालिटी के एसेट कैपिटल फॉर्म में चेंज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाए। तो ये कंपेयर कर सकते हैं आप अन्य कंट्री को लेकर भी, जैसे जापान हुआ, कि वहाँ के जो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इतना इंटेंसिविटी है इंडिया की तुलना में। तो ये इम्पैक्ट यहाँ एक डिफ्रेंसिएशन बताता है इंडिया और जापान का, कि वहाँ की एजुकेशन जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है, स्किलफुल लेबर डिवीज़न है, वो कितना यहाँ से डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गुड क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए और एजुकेशन लेवल को और इंक्रीज़ किया जाए। स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की ही बड़ी बात नहीं होती है, शिक्षा का स्तर और इंक्रीज़ किया जाए। कई स्टेट गवर्नमेंट भी लाए सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू 6 to 14 ईयर बच्चों को भी शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत इसेंशियल किया जाए, जिससे कोई डिप्राइव ना हो, वंचित ना हो कोई भी स्टूडेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट कई योजना लाती है, जैसे मिड डे मील हो गया। इसको इसलिए आगे फोकस किया गया कि पहले जो गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉपुलेशन जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उनके बच्चे अगर हेल्थ तक यानी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट एक अपनी अहम भूमिका निभाते हुए उनके स्वास्थ्य को केयर करते हैं, क्योंकि पहले आपका हेल्थ स्टेटस सही होगा तभी आप एजुकेशन गेनिंग कर पाएंगे। तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट करती है मिड डे मील के थ्रू, उसके बाद एजुकेशन इम्प्रूवमेंट उनका करती है। इससे दो इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट देखने को मिलते हैं मिड डे मील से। ये बहुत प्रभावकारी स्कीम गवर्नमेंट की हुई, जिससे शिक्षा का स्तर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसके कुछ इंडिकेटर भी थे एजुकेशन क्वालिटी के। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जिससे पहले की तुलना में कितना शिक्षा का स्तर बढ़ा है। और गुड क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट कई स्कीम, कई प्लानिंग लाती है, जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इंक्रीजिंग हुई, नेटवर्किंग में। तो डिस्टेंस एजुकेशन हुए, कन्वर्जेंस है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आईटी एजुकेशन, ये सब इंस्टीट्यूशन को भी इंक्रीजमेंट गवर्नमेंट ने किया। तो कई नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ खुले, इंस्टीट्यूशन खुले, जिससे हायर लर्निंग एजुकेशन को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और स्पेशलाइजेशन लाती है, जिससे कि वहाँ के जो भी पीपल जो किसी भी स्पेशलाइजेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनको उस यूनिवर्सिटी के थ्रू उनको एजुकेशन दिलाया जाता है। ये सब हो गया था बेटा। हेल्थ भी देखे थे, हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स फूड को कंज्यूम करना होता है, ईटिंग करना होता है, तभी हम अच्छा स्वास्थ्य गेनिंग करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड हेल्थ? आप गुड हेल्थ के बारे में क्या समझते हैं? गुड हेल्थ के बारे में ये है, हेल्थ इज ए इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग, हेंस फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रियॉरिटी ऑफ द कंट्री। सबसे पहले प्रियॉरिटी पॉपुलेशन को हेल्थ स्टेटस फोकस करना होता है, तब जो है जा करके किसी एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर के लिए हम लोग अप्लीकेबल होते हैं। व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस? इसको प्राप्त करने की क्या किया गया है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई जो है स्कीम लाई है, जिससे जो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज को फोकस करते हुए जो अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट के पीपल हैं उनको ऊपर ज़्यादा केयर करते हुए उनको गुड न्यूट्रिएंट्स फूड को प्रोवाइड करती है, जिससे उनको भी वहाँ तक एक्सेसिबिलिटी गेट करें और उनको हेल्थ केयर और का इम्प्रूवमेंट करें। जिससे हम लोग यहाँ डाटा भी देखे थे, एस सी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, बेड्स गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एलोपैथी
ये सब जो भी डाटा है वो 2013 से 2015 के बीच थे, इसको भी क्लियर किए थे। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ से भी आता है, जिससे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटती है, क्रूड बर्थ रेट वो भी गिरती है, और जो भी एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो इम्प्रूवमेंट होती है चिल्ड्रन की, और लंबे जीवन जीने की जो भी लॉन्गेविटी है लाइफ है वो इंक्रीज़ होती है, जिससे हमें दिखाती है कि यहाँ पर जो भी मेडिकल है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, कितना इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट की है। तो इसको सब देखते हुए कि बच्चे जो भी इन्फेक्शन से, कोई भी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, ये सब इंश्योरिंग करने के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स के लिए माता को, बच्चे को भी गवर्नमेंट केयर करती है। तो इसके भी जो भी इम्पैक्ट आया इंडिया में देखा जाता है कि इसकी जो भी आते हैं, देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच आर नॉट हैव बीन दिस बेसिस फैसिलिटीज़। ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेज। यहाँ भी बहुत क्राइसिस देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन तो इतना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल जो हैं वो बहुत कम नंबरिंग में है। जैसे 381 मेडिकल कॉलेज है, 301 डेंटल कॉलेज, तो ये सब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है। इसको और भी इंक्रीजमेंट करना चाहिए, और वो भी कहीं स्टेट में बहुत ज़्यादा है तो कहीं है भी नहीं, यानी बहुत कम नंबर में है। तो इसको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जिस राज्य में मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल और जो भी डेंटल क्लिनिक हैं उसको और अधिक नंबरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। तो हेल्थ केयर भी देखिए, बच्चों का हेल्थ केयर कैसे चेकअप होता है, डॉक्टर चेक करता है कि वो अच्छा न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त हुए हैं नहीं, उनके भोजन में क्या कमी थी, क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जो कुपोषण का शिकार हुए हैं। तो ये सब देखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट का भी कल चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनीसन वहाँ बनती है जब कोई भी बच्चा 15 ईयर के अबव हो जाता है और 59 ईयर तक होता है, तब वो रोज़गार के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी वो एलिजिबल होता है। उसके नीचे 15 ईयर के जो भी अंडर होते हैं स्टूडेंट, वो सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन गेनिंग के लिए ही होते हैं। तो इसके नीचे और 59 के ऊपर एज के जब भी आदमी पुरुष हो जाते हैं, मेन होते हैं, तो वो उनकी काम करने की क्षमता उतनी नहीं रहती। इसलिए 15 to 59 एज के बीच में जो भी वर्क करना चाहते हैं तो वो, और उनको रोज़गार नहीं मिलता, तब वो अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते हैं, और उनको मिल जाता है तो एम्प्लॉयड कहे जाते हैं। तो ये परिभाषा कल हो गई थी। अगर मैं 18 ईयर बताया हो कहीं होगा तो वो आपकी वहाँ से बेटा नहीं होगा। आपका डिफिनीसन जो अनएम्प्लॉयमेंट का होता है वो 15 to 59 एज के बीच में अगर कोई भी रोज़गार के अवसर खोजता है और वो सर्च करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रहता है तो वह अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाता है। यही आपकी डिफिनीसन है। अनएम्प्लॉयड इज सेड टू द एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द अवेलेबल वेज बट कांट फाइंड जॉब। जो वेज रेट फिक्स रहती है, उस वेज रेट पर अगर कोई व्यक्ति अपना जॉब सर्च करता है, सीख करता है, बट दे कैन नॉट फाइंड जॉब, अगर वो नहीं पाता है तो वो दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन। नेचुरल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। हम लोग ये भी देखे थे कि नेचुरली रूप से अगर देखें तो यह अनएम्प्लॉयड जो डिफर हैं रूरल एरिया में डिफर हैं और अर्बन एरिया में भी डिफर हैं। कुछ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, कुछ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं फॉर्मल फार्मिंग एरिया में, रूरल एरिया में, और जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग शिक्षित रहते हैं, इसलिए वहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो ये सब हो गया था सीजनल में। हम लोग देखे थे खेती के जब हो जाती है, यानी जुताई बुआई के समय तो काम मिलता है, लेकिन जब जुताई बुआई होने के बाद जब फसल ऑटोमेटिक ग्रो करते हैं तो उस समय ज़्यादातर हमें लेबर को वर्क खेती में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में बैठे रहते हैं घर में। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है जब किसी खेत में बखूबी जितने पर्सन काम कर सकते हैं उसके अतिरिक्त जो लगे रहते हैं उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट वो होता है शिक्षित होने के बाद उनके एजुकेशन लेवल के अनुरूप फेवर कोई भी जॉब नहीं मिलती है तो वो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहे जाते हैं। यानी उनकी जो एजुकेशन लेवल की जितनी एजुकेटेड हैं उससे कम क्षमता के जॉब मिले
तो भी वो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम लोग देखे थे कि प्रॉब्लम जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का है वो भी क्या करता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो मैन पावर रिसोर्स का वो वेस्टेज कर देता है। जो भी मैन पावर रिसोर्स बनता, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो अपने रिसोर्स को वेस्ट कर देते हैं। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, यानी एम्प्लॉयड पर्सन बना दिया जाए, तो वही जब एसेट के फॉर्म में चेंज होते हैं, यानी एक कैपिटल बनते हैं, तो उनकी यील्डिंग कैपेसिटी यानी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, जिससे उनको नेशनल इनकम में उनका एक कंट्रीब्यूट शेयर बनता है। तो ये सब देखे थे। अगर ये बहुत बड़ा शेयर सोसाइटी में आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो क्या क्राइसिस क्रिएट होती है। अपना इंडिया कैसा डेवलपमेंट मार्ग पर एक हर्डल बन जाता है। इसको गवर्नमेंट को केयर करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, अगर ज़्यादा एज के लोग 15 टू 59 में ज़्यादा लोग बेरोज़गार ही बैठे हैं, तो इकोनॉमी पर एक ओवरलोड बढ़ता है। क्योंकि ऑलरेडी 15 से जो अंडर यहाँ के पर्सन हैं, यानी जो चिल्ड्रेन हैं, और उधर 59 के अबव जो होंगे बुजुर्ग लोग यानी सीनियर सिटीजन, तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी डेवलप्ड कंट्री की तुलना में बिल्कुल नहीं होती है। यानी कह लें तो बच्चे तो पढ़ने के एज में आते हैं, और उधर जब सीनियर सिटीजन हम बूढ़े लोग बन जाते हैं, यानी जो भी ओल्ड पर्सन बनते हैं, तो उनको अर्निंग के ईयर से बाहर रखा जाता है, जिससे वो एक प्रकार से पहले से ही ओवरलोड हैं इकोनॉमी में। और ये 15 एज से 59 के बीच में भी अधिक से अधिक लोग बेरोज़गार रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो इकोनॉमी पर क्या होगा, ओवरलोड ही होगा। द क्वांटिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड, तो ऐसे एडवर्सली अफेक्टेड हो जाते हैं। डिक्लाइन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द सोशल सिस्टम, तो ऐसे क्या होगा, हेल्थ स्टेटस अगर डाउन है तो वो क्या होगा, इकोनॉमी स्कूल की जो सिस्टम है उसको भी विड्रॉ करेगी। यानी पहले से ही अगर हेल्थ स्टेटस सही है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, अगर पुअर है तो एजुकेशन के लेवल को और विड्रॉ करती जाती है, यानी उसको गिराती जाती है, उसको लेवल को इंक्रीज नहीं होने देती। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी, अगर अनएम्प्लॉयड इंडिकेटर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी को डिप्रेस करती है, यानी उसकी जो ग्रो करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज करती जाती है। तो केस इन इंडिया में भी देखे थे कि इंडिया के केस में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट, तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर अधिक से अधिक अगर लोग बेरोज़गार हैं, पूरे साल भर उनको जॉब नहीं मिलता, वो इधर उधर सर्च करते हैं, तो उनकी पोटेंशियलिटी जो होती है, अर्निंग कैपेसिटी होती है इनकम का, वो बहुत डिक्रीज होती जाती है। वो अधिक से अधिक मात्रा में देखे जाते हैं कि कम से कम उनको इनकी इनकम होती है, अर्निंग होती है, और काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है, जिससे वो और अधिक से अधिक वो वहाँ से जॉब से हटना चाहते हैं और बेरोज़गार ही बने रहते हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग देखे थे कि अधिक से अधिक एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, मेन प्रॉब्लम वहाँ ही बना रहता है। फिर भी इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अगर वो सीजनल मैन्युफैक्चर आइटम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऊन का कोई भी फैब्रिक बना रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी सीजनल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। आउट ऑफ सीजन वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हमें तीनों सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी देखने को मिलता है। तो कंक्लूडिंग स्टोरी आज जो होगी वो टोटली आपका बस 5 मिनट का ये वीडियो होगा, जिस पे हम कंक्लूड करते हुए आपके चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो कंक्लूडिंग स्टोरी ये है, ए स्टोरी शोइंग हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, ये पूरा जो स्टोरी दिखा रहा है कि कैसे एक जो पीपल रिसोर्स हम मानते हैं, कैसे एक एसेट यानी एक कैपिटल बनता है इकोनॉमी में, जब वह सेल्फ रिलिएंट होता है, यानी अपने को खुद जॉब पर स्टैंड कर लेता है, अपने खुद अपने पर ही इनकम पर डिपेंड हो जाता है, और परिवार गार्जियन के इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो वह एक जॉब अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करता है, तभी वह एक सेल्फ रिलिएंट बनता है, जिससे एक अच्छा
अच्छा नेशनल इनकम में वो उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो सेल्फ रिलिएंट होने से जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वह एक एसेट के फॉर्म के ही थ्रू होगी। तो प्रोवाइडेड एजुकेशन टू दियर चिल्ड्रेन, अगर बच्चों को अधिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए तो एक इकोनॉमी एसेट के फॉर्म में चेंज हो सकती है। पहला क्या था, सेल्फ रिलिएंट। सेल्फ रिलिएंट मतलब अपना स्वयं निर्भर होना, ये नहीं कि अपने परिवार पर एक लाइबिलिटी बन के रहना। अपने विकास के लिए खुद सोचना, पढ़ना लिखना, माता पिता का सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हेल्थ केयर पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। आप उससे आशा रखे हैं कि भविष्य में आगे जाकर ग्रेजुएशन जब क्वालिफाई करेगा तो अच्छा एक सेक्टर में स्पेशलाइजेशन पकड़ेगा, स्किलफुल बनेगा, उस पर ट्रेनिंग आपको व्यय करेंगे। तो आप इसके समय को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करिए और प्रीशियस टाइम को अगर यूज करते हैं तो आप सेल्फ रिलिएंट बनते हैं। और जब गार्जियन आपको एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करते हैं तब भी आप एक एसेट के फॉर्म में चेंज होते हैं। नॉलेज वाज यूज टू इम्प्रूव द फार्मिंग मेथड। अगर आपको आपके फार्मिंग जो मेथड है वो इम्प्रूव होती है, जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम लोग मॉडर्न फार्मिंग में आए, पहले जो भी क्रॉपिंग होती थी अब मल्टीपल क्रॉपिंग में आए, तो इससे क्या हुआ, इससे जो भी नॉलेज इंक्रीजमेंट हुआ, यानी फार्मिंग का जो मेथड चेंज हुआ, इससे भी हमें एक इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलती है, जीडीपी इंक्रीज होती है, जिससे एक एसेट बनता है इकोनॉमी के लिए, वो भविष्य में अर्निंग करने की उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो फार्मिंग मेथड चेंज होने से यहाँ पर जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा यहाँ चर्चा किया गया है कि उसके इम्प्रूवमेंट होने से क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है। मोर इनकम, मोर अपॉर्चुनिटी, मोर एम्प्लॉयमेंट। अगर अधिक से अधिक इनकम आती है, जिससे अधिक से अधिक इनकम आता है, अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलते हैं, एक रोज़गार से दूसरे रोज़गार के लिए अपॉर्चुनिटी का जो इन्वायरमेंट इंक्रीज होता है, इससे एक इकोनॉमी में एक गुड कंडीशन बताता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजमेंट होने से अपना जो भी इकोनॉमी है कितनी ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बॉट सोशल डेवलपमेंट एजुकेशन टू गर्ल, दे बिकेम सेल्फ रिलिएंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब देखते हैं कैसे लाया गया, वह सोशल डेवलपमेंट के थ्रू आता है। ये कैसे आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बॉट सोशल डेवलपमेंट, हाउ, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट को लाता है। यदि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस गर्ल पर करे, जिससे कि उनकी जो भी कंडीशन एजुकेशन लेवल की है, हेल्थ स्टेटस की है, वो मेन के कंपेयर में अधिक इम्प्रूवमेंट हो, जिससे वो भी बॉयज़ की तुलना में वो भी शोल्डर वो कंट्रीब्यूट करें हर फील्ड में, वो बॉयज़ के समान ही वो भी एजुकेशन गेनिंग करें और कई सेक्टर में वो भी उनको काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सब देखे थे और ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और अगर गवर्नमेंट यहाँ पर अगर देखें तो एजुकेशन पर, हेल्थ स्टेटस पर बेटा अधिक से अधिक फोकस भी करती है, कई प्लानिंग लाती है, कई स्कीम लाती है, जिससे कि एजुकेशन लेवल इम्प्रूवमेंट हो, आपका शिक्षा का एजुकेशन लेवल इम्प्रूवमेंट हो, आपका हेल्थ स्टेटस पर भी गवर्नमेंट केयर करती है। और कई सेक्टर में स्किलफुल बनाने के लिए कई प्लानिंग भी लाती है। आप देख सकते हैं कि कई स्किल के लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट ने भी प्लानिंग लाई, इसमें युवा के लिए अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी दिया गया, जिससे कि अपना जो भी रिसोर्स है ह्यूमन, वो अधिक से अधिक कई सेक्टर में स्किल्डफुल हो। तो इससे मेन जो भी कमज़ोर पक्ष है, जैसे गर्ल हैं, उनको ज़्यादा केयर करती है, वो गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल में इनका ज़्यादा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, यानी ज़्यादा ज़्यादा उनका सोसाइटी में, सोशल में काम मिले और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे वो अपना 100% लेवल उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग दे सकें। तो ये तभी होंगी जब वो बिकेम सेल्फ रिलिएंट होंगी। तो ये आपका चैप्टर बेटा यहाँ समाप्त होता है। आप कंक्लूडिंग करिए साकाल विलास की स्टोरी से कि वैसे कैसे उनके माता पिताजी उन पर केयर किए और एक एसेट के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में साकाल को ट्रांसफार्म किए, वहीं विलास इससे वंचित हो जाता है, वह एक लायबिलिटी बन जाता है।
तो इसको केयर करते हुए हम ध्यान देते हैं कि एक जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन है, वो कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। ह्यूमन एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्स की तरह है, तो इसको हम फुल्ली यूटिलाइजेशन तभी करते हैं जब इस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, और एक्सपेंडिचर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे इकोनॉमी में, क्या जो है एक चमत्कारिक प्रभाव आता है, जिससे कि अपना कंट्री अंडर डेवलपमेंट से डेवलपिंग, डेवलपमेंट से डेवलप्ड होती जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।